वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद सलीमी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, आपसे जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसे हम आम अल्फाज में कंधा जाम कहते हैं। अब फ्रोज़न शोल्डर क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या स्टेजेस हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कंधा जाम है क्या? कंधा जाम, जिसे हम फ्रोज़न शोल्डर और साइंटिफिकली हम उसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके कंधे का जो कैप्सूल है वो एडहेसिव हो जाता है, सख्त हो जाता है, थिक हो जाता है और इन्फ्लेमेशन उसमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ मूवमेंट्स नहीं कर पाता। अब इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जिसमें पहली स्टेज फ्रीजिंग स्टेज है, दूसरी स्टेज फ्रोज़न स्टेज है, तीसरी स्टेज थॉइंग स्टेज है। और हम इस वीडियो में इंशाल्लाह हर स्टेज के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि हम फिजियोथेरेपी में उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंधा जाम जो है उसकी पहली स्टेज क्या है? फ्रीजिंग। जो फ्रीजिंग स्टेज होती है वो पेनफुल स्टेज है और साथ में उसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है। और ये इसकी ड्यूरेशन कितनी है? ये तकरीबन 3 महीने से 6 महीने तक रहती है। स्टेज 1। इसमें जो मेन अलामत आती है फ्रीजिंग स्टेज में वो ये है कि इसमें शदीद पेन है और ख़ासकर रात को सोते हुए बहुत शदीद दर्द होती है। अब दूसरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, उसे फ्रोज़न स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में कंधा बहुत ज़्यादा स्टिफ सख्त हो जाता है, साथ में इन्फ्लेमेशन होती है और पेन थोड़ी मिनिमल हो जाती है, पेन थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी ड्यूरेशन 6 माह से 12 माह तक होती है और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। अब थर्ड स्टेज के बारे में बात करें तो उसे थॉइंग स्टेज कहते हैं और ये रिकवरी फेज़ है। मीन्स कि इस स्टेज में जो कंधा है वो हील कर जाता है, रिकवर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और ये स्टेज तकरीबन 12 to 18 मंथ तक रहती है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये तकरीबन 18 महीने बाद खुद ब खुद रिकवरी स्टेज में आ जाएगा। ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है। हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसको अभी हमने नाम दिया कि इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। मींस के कंधे के शोल्डर के जो कैप्सूल है उसमें इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है और वो एडहेसिव सख्त हुआ हुआ है। ठीक है। इसमें मेन जो मूवमेंट्स लिमिटेड आती हैं उसमें मेनली फ्लेक्शन है। मींस के पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि उससे अपना बाजू सीधा ऊपर की तरफ लेके नहीं जाया जा रहा, साइड से नहीं ऊपर लेके जाया जा रहा और मेन कंप्लेन और पेनफुल जो उसकी रेंज लिमिटेड होती है वो कहता है कि उसका कंधा पीछे को नहीं जाता। मींस कि इस तरह से उसका कंधा पीछे को नहीं जाता। ये कुछ अहम अलामत भी है और ये वो मूवमेंट्स हैं जो पेशेंट फ्रोज़न शोल्डर के साथ आता है वो नहीं कर पाता, उसको ये मूवमेंट करने में मुश्किल आती है और पेनफुल होता है। ठीक है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो होता क्या है कि जब आप रिपीटेड मूवमेंट्स कोई ना कोई करते हैं या रिपीटेड स्ट्रेन आता है, रिपीटेड मतलब कि मुसलसल कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके शोल्डर में फ्रिक्शन हो रही है,
मेनली जब आप शोल्डर एबडक्शन, वो वाली एक्टिविटी जिसमें आप शोल्डर को बाहर की तरफ इस तरह निकालते हैं, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है आपके शोल्डर पे, उसकी वजह से आपके शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके बाद फिब्रोसिस होती है। अब फिब्रोसिस क्या है? फिब्रोसिस एक हीलिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से जब हीलिंग वहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ रिपीटेड स्ट्रेन आया है, उसकी वजह से सोजिश हुई है। सोजिश एक अलामत होती है कि वहाँ पे जो है हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मींस वहाँ पे फिब्रोसिस शुरू हो गई है। जब वहाँ पे फिब्रोसिस शुरू होती है तो वहाँ पे जो कैप्सूल है आपका शोल्डर का, वो थिकन होना लग जाता है, थिक होने लग जाता है, उसकी वजह से पेन आती है। जब उसकी वजह से पेन आती है तो इसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर की क्या वजूहात हैं, उसकी एटियोलॉजी, कॉजेज़ क्या हैं। तो इसमें दो तरह की कॉजेज़ होती हैं। एक कॉज को हम शोल्डर रिलेटेड कहते हैं और दूसरी को हम नॉन शोल्डर रिलेटेड कहते हैं। अब वो वजूहात जो शोल्डर रिलेटेड हैं, उसका मतलब ये है कि उसका उस वजह का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके शोल्डर के साथ है, और नॉन शोल्डर रिलेटेड का मतलब है कि किसी और वजह से, किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से या किसी भी मसले की वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर रिलेटेड कॉज की या एटियोलॉजी की। उसमें बेसिकली पहला पॉइंट आता है ट्रॉमा, कि आपके कंधे पे कोई चोट लगी या कोई आपने रिपीटेड मूवमेंट की, बॉल को थ्रो किया बार बार, या आप नीचे गिर गए, कंधे के बल नीचे गिरे, मीन्स ऐसे जाके गिरे, आपका कंधा नीचे जाके लगा, या कोई चीज़ आपको आपके डायरेक्ट शोल्डर पे लगी, उससे ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से वहाँ इंजरी आई, इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन, और आप एक्टिविटी नहीं करते डर की वजह से, पेन की वजह से, तो कंधा जो है, शोल्डर जो है, वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ चले जाता है, कैप्सुलाइटिस की तरफ चले जाता है। सेकंड कॉज है टेंडनाइटिस। अब यहाँ पे आपके शोल्डर के एरिया में टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है किसी भी वजह से, ठीक है, टेंडन रप्चर हो सकता है, टेंडन पे बार बार स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है, और मेनली इसमें रोटेटर कफ टीयर है, आपके स्कैपुला, इस विंग इसको कहते हैं, इसके ऊपर मसल्स होते हैं, रोटेटर कफ ग्रुप ऑफ मसल है, उसके टेंडन में इशू आ सकता है, उसका टीयर हो सकता है, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और अगर हम कोई ओवर यूज़ करते हैं, ओवर एक्टिविटी करते हैं या फॉल्टी मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आजकल नौजवान जिम का बहुत शौक रखते हैं, जिम में जाते हैं, वो डंबल्स वगैरह उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, ओवर हेड एक्टिविटी करते हैं, और उनकी पोजीशन या एंगल ठीक नहीं होता, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा जो शोल्डर रिलेटेड कॉज है, उसमें एक अहम वजह पुअर स्लीपिंग पोस्चर है, कि आप जब सोते हैं आपका सोने का तरीका ठीक नहीं होता। बाज़ लोग क्या करते हैं, अपना ही बाजू अपने सर के नीचे लेके सोते हैं, उसकी वजह से भी कंधा जाम हो सकता है। अब उसमें किस तरह से कंधा जाम होता है, ज़्यादातर ये पोजीशन बनती है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है। इस एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है कि आपका शोल्डर लॉक हो जाता है, और अगर इंसान उसके ऊपर ही सोता है इस तरह करके, तो ये लॉकिंग पोजीशन में ही वो रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैप्सुलाइटिस हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन शोल्डर रिलेटेड। अब क्या वजूहात हो सकती हैं? मेन दो वजह, जिसमें हम डायबिटीज़ और थायराइड की बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें हार्मोन रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है वो कैप्सुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। थर्ड कॉज इज़ रेफर्ड पेन। अब मसला कहीं पे है और उसके सिम्टम अलामात कहीं पे शो हो रही हैं, तो उसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। हार्ट के इशू की वजह से शोल्डर में पेन आती है। जब शोल्डर में पेन आती है तो हार्ट पेशेंट जो है, जिसको हार्ट की वजह से पेन आ रही है, वो अपनी एक्टिविटी जो है वो रोक देता है, शोल्डर से एक्टिविटी नहीं करता। क्यों? कि उसको पेन आ रही होती है। जब वो इनएक्टिव करता है अपने शोल्डर को, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे आपका जॉइंट है,
वो फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चले जाता है इमोबाइल होने की वजह से। थर्ड, इसके बाद हम अगर बात करें तो प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज़, अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है हाथ पे या फिर उसको चोट लगी है तो वो अपना बाजू स्लिंग में इस तरह काफ़ी देर तक रखता है और जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी शोल्डर पे नहीं रहती, इमोबाइल रहता है, उसकी वजह से भी कंधा जाम हो सकता है। या फिर आपके मसल्स इर्द गिर्द के वीक हैं जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट जो है वो स्टेबल नहीं रह पा रहा, क्योंकि सिर्फ शोल्डर के एरिया में जो मसल है वो शोल्डर को स्टेबलाइज नहीं कर रहे होते, हालांकि आपके नेक के मसल्स स्कैपुला के ऊपर मौजूद मसल्स भी इसको स्टेबलाइज करते हैं। अगर वो भी वीकन है तो आपके शोल्डर के मसल्स वीक होने की वजह से शोल्डर जॉइंट स्टेबलाइज नहीं रहेगा और इसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो ट्रीटमेंट में हम बेसिकली फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें हीटिंग मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, साथ में हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस यूज़ करते हैं ताकि मसल्स रिलैक्स हो सकें, स्टिफनेस कम हो सके। और इसके अलावा हम मोबिलाइजेशन जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की होती है स्टार्टिंग में, उसके साथ साथ कुछ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का कम्बिनेशन पेशेंट को परफॉर्म करने को देते हैं, करवाते हैं उनको परफॉर्म साथ में, ताकि उनका जो कंधा है वो फ्रोज़न से खुल जाए, वो ठीक हो जाए, कंधा जाम उसका ठीक हो जाए। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम स्टेज वाइज ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है स्टेज 1 जो है वो पेनफुल स्टेज है, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट ना करवाएं। इसमें सबसे पहले तो हम पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट हम फिजियोथेरेपी में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी परफॉर्म करते हैं। इसमें पेंडुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं। पेंडुलर एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि उसको प्रोन उल्टा लेटने को कहेंगे, अपने बेड के वो बिल्कुल एज पे लेटेगा और अपने हाथ को पेंडुलम की तरह सर्कुलेट करेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक पोजीशन ये है, स्टैंडिंग में भी पेशेंट इसको परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा उसको साथ में एंसर्स दिए जाते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें क्या होता है, ये देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उसकी जो इन्फ्लेमेशन है, वो सोजिश जो है वो कम हो सके और थोड़ी पेन भी रिड्यूस हो। देन नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, फ्रोजन स्टेज, स्टेज 2। इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि मोबिलाइजेशन करवाते हैं, साथ में जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उसका जॉइंट जो है वो मोबाइल हो और उसकी रेंज इंक्रीज हो सके। थर्ड स्टेज 3 है, थॉइंग स्टेज, रिकवरी स्टेज है। इस स्टेज में पेन कम होती है, रेंज भी बेहतर हो चुकी होती है, लेकिन एंड रेंज जो है वो अचीव नहीं हुई होती। तो इसमें हम पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, एक्टिव मूवमेंट्स करवाते हैं और साथ में हम उसकी जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। अब एक्टिव एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं कि कोई चीज़ सामने रख देंगे, उसको कहेंगे कि उसको पकड़े, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे जो घर में वो परफॉर्म कर सकता है। जस्ट लाइक दरवाजे की जो कुंडी है उसको खोलने को कहेंगे, ठीक है, किचन के कैबिनेट्स में से चीज़ें रखने को कहेंगे या उसका डोर ओपन करने को कहेंगे। उसके अलावा हम उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, मसल को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि उसको पावर में लेके आएंगे। उसकी वजह ये है ताकि जो हमने उसकी रिकवरी गेन की है वो दोबारा से रिवर्स ना हो, उसके जो पट्टे हैं, उसके जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि उसको दोबारा से फ्रोज़न शोल्डर ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में फ्रोज़न शोल्डर क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसमें कौन कौन सी मूवमेंट लिमिटेड होती है और उसका फिजियोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता लगा होगा। और फिजियोथेरेपी में हम इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं और करते हैं। हमने फ्रोज़न शोल्डर के साथ जो मरीज़ हमारे पास जितने भी आते हैं उनकी
जो ट्रीटमेंट रिकवरी रेशो है वो बहुत अच्छी है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। तो अगर आप में से किसी को ये मसला है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो लोग यहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते या कहीं पे भी फिज़ियोथेरेपी सेंटर तक नहीं जा सकते, वो उसको घर में परफॉर्म करें। लेकिन लाजमी है कि सिर्फ वीडियोस देख के परफॉर्म ना किया जाए, पहले किसी कंसल्टेंट या फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप रब्ता करें, उनसे सजेशन लें, फिर अगर वो रिकमेंड करे तो फिर आप वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।